हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सुश्री क्लासेस आप देख रहे हैं ना। अब हमारा लगभग 50% कोर्स हो चुका है ना। तो आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर व्यवसाय और सेवा क्षेत्र का अगला टॉपिक बीमा पढ़ेंगे। तो बीमा ये ज्यादा बताने की बात नहीं है। आप लोग ने भी बीमा या इंश्योरेंस खूब सुना होगा। आपके घरों में आपके माता पिता सबका इंश्योरेंस होगा, बीमा होगा, या कोई किसी का व्यापार हो तो उसके दुकान का बीमा होता है, उसके सामान का बीमा होता है। सामान यदि यहाँ से वहां भेजा जाए तो उसका भी बीमा किया जाता है। तो ये जो बीमा अभी तक हम सुनते आए हैं वो होता क्या है, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो बीमा का अर्थ, अब जन्म से के साथ मृत्यु तो मनुष्य को स्थायी विरासत में प्राप्त ही है, यानी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु कब और कैसे होगी ये निश्चित नहीं है। इस अनिश्चितता के कारण बीमा का जन्म हुआ है। बीमा मनुष्य को उसके जीवन और संपत्ति की होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा के माध्यम से मनुष्य का जीवन और संपत्ति जिसको क्षति पहुंचने वाली हो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करने का काम बीमा करता है। ये तो बात सत्य है कि बीमा जीवन नहीं दे सकता, लेकिन जीवन के न रहने पर जो आर्थिक हानि पहुंचेगी, क्षति होगी, उसको भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसको थोड़ा कम कर सकता है। प्रत्येक विवेकी और अनुभवी मनुष्य अपने जीवन और अपनी संपत्ति का बीमा अवश्य करवाते हैं, ताकि होने वाली संभावित क्षति को या हानि को बीमा की कंपनी के द्वारा वहन किया जा सके। इस प्रकार निश्चित शुल्क के बदले अनिश्चित हानि को वहन करने का अनुबंध बीमा है। जो हानि निश्चित है उस हानि को जो निश्चित शुल्क में, यानी बीमा का शुल्क भी लिया जाता है, निश्चित शुल्क में जो अनिश्चित हानि होने वाली है उसको वहन करने का अनुबंध बीमा है। फिर है बीमा का प्रादुर्भाव, कि ये कहां से आया बीमा। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं ऋग्वेद और मनुस्मृति, ये दोनों हमारे प्राचीन ग्रंथों में योगक्षेम शब्द का उपयोग किया गया है, और ये योगक्षेम शब्द बीमा से संबंधित है। सबसे पहले सामुद्रिक बीमे का प्रचलन 3000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया में, यूनान और राडस में हुआ था। इसके बाद अग्नि बीमा और जीवन बीमा प्रचलन में आया। 1583 में लंदन के विलियम गिबन्स का प्रथम बार 1 वर्ष की अवधि के लिए जीवन बीमा किया गया था। भारत में जीवन बीमा की शुरुआत 1818 में हुई, जब यूरोपियों द्वारा अपने समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से कोलकाता में बीमा की शुरुआत की गई। इस प्रकार से हमारे देश में बीमा की शुरुआत हुई, और हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है बीमा कंपनी LIC, और इसको भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। और इसका ध्येय वाक्य भी है योगक्षेम वहाम्यहम्। अब बीमा में बीमा का अर्थ, यानी बीमा एक अनुबंध है जो बीमा कंपनी के द्वारा निश्चित प्रीमियम के बदले यह आश्वासन देता है कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु या बीमित संपत्ति को क्षति पहुंचने पर बीमा कंपनी वास्तविक क्षति की पूर्ति करेगी या बीमा पॉलिसी में
उल्लेखित राशि का भुगतान करेगी। ये बीमा है, यानी एक निश्चित प्रीमियम जब भरा जाएगा तो जिस व्यक्ति का बीमा किया जाएगा उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद बीमा कंपनी के द्वारा जो राशि तय की गई है उस राशि का भुगतान उस व्यक्ति के परिवार को किया जाएगा। अब हम देखते हैं बीमा में, जब हम बीमा की पॉलिसी वगैरह लेते हैं तो कुछ शब्द हैं उसमें जिनका अर्थ हमें मालूम होना आवश्यक है। बीमा करता यानी जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का बीमा करता है वह व्यक्ति बीमा करता कहलाता है। या कोई भी कंपनी है जैसे LIC है, वो बीमा करता है, बीमा करने वाली कंपनी है, उसको बीमा करता कहेंगे या बीमक कहेंगे। फिर बीमाधारी यानी जिस व्यक्ति का बीमा किया जाता है उस व्यक्ति को बीमाधारी कहा जाता है। फिर प्रब्याजी, प्रब्याजी यानी जो एक इंस्टॉलमेंट तय हो जाता है, प्रीमियम तय हो जाता है, वो प्रीमियम ही प्रब्याजी कहलाता है, प्रब्याजी कहलाता है। उसके बाद बीमा पत्र यानी बीमे के जो लिखित अनुबंध के पत्र होते हैं वो बीमा पत्र कहलाते हैं। ये बीमा के जो पॉलिसी हमको मिलती है उसमें इन चार मुख्य रूप से 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। फिर परिभाषा बीमा की, सर विलियम बेवरीज के अनुसार बीमा जोखिमों के सामूहिक वहन को कहते हैं। जो जोखिम है उसका वहन करना बीमा कहलाता है। अब हम देखते हैं बीमा की विशेषताएं या लक्षण। उसमें पहला है 2 पक्षकार, यानी जब बीमा होगा तो 2 पक्षकार योग्य होना चाहिए, एक बीमा करता और एक बीमाधारी। ऐसे 2 लोग होने चाहिए और वो बीमा करने योग्य भी होने चाहिए। उसके बाद अगला है प्रीमियम। तो बीमाधारी को एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, बीमाकर्ता को देना पड़ता है और प्रीमियम भुगतान के पश्चात ही अनुबंध की शुरुआत होती है। यानी कब से बीमा पॉलिसी या अनुबंध मिलेगा? जब आप पहली किस्त का भुगतान कर देंगे तब, तो ये प्रीमियम कहलाता है। ये उसके लक्षण है। फिर है बीमा पत्र। बीमाकर्ता और बीमाधारी के मध्य लिखित अनुबंध को बीमा पत्र कहते हैं। बीमा पॉलिसी में बीमा से संबंधित समस्त शर्तों का उल्लेख होता है। उस पॉलिसी में एक एक शर्त का उल्लेख होता है। उसके बाद निश्चित अवधि। बीमा एक निश्चित अवधि के लिए ही करवाया जाता है। सामान्यतः प्रीमियम का भुगतान 1 वर्ष में या 1 वर्ष में 2 बार इस अवधि में किया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं मासिक उसकी किस्त भी जा सकती है। यदि कोई नौकरी पेशा है तो वो हर महीने में अपने पेमेंट में से कुछ राशि बीमा के प्रीमियम की चुका सकता है। वैसे अधिकतर वर्ष में 1 बार या वर्ष में 2 बार या कभी कभी वर्ष में 3 बार भी बीमा की किस्तें चुकाई जाती हैं। फिर अगला है निश्चित धन राशि। बीमा की राशि बीमा करवाते समय ही निश्चित कर ली जाती है। बीमाधारी के आधार पर ही प्रीमियम की राशि निश्चित होती है। बीमाधारी के आधार पर, यानी वो कितना रुपया चुका सकता है, उसकी उम्र कितनी है, इस आधार पर ही निश्चित धनराशि तय की जाती है। फिर जोखिम का घटना के घटित होने पर बीमा धनराशि तक ही क्षतिपूर्ति की जाती है। जोखिम में यदि घटना कोई घट जाती है तो बीमा की राशि क्षतिपूर्ति के माध्यम से दे दी जाती है। फिर है मुद्रा में माप। तो बीमा में उसी क्षति की पूर्ति की जाती है जिसको मुद्रा में नापा जा सकता है। वस्तु की क्षतिपूर्ति नहीं की जाती। फिर एक अनुबंध है। बीमा 2 पक्षों के मध्य एक लिखित अनुबंध होता है। इसमें वैध अनुबंध की सभी विशेषताएं होती हैं। सारा कुछ लीगल होता है। फिर बीमा जुआ नहीं है।
बीमा जुआ या दांव नहीं है, यह संभावित क्षति के लिए सुरक्षा होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है बीमा के सिद्धांत। अभी हमने देखा था ऊपर बीमा की विशेषताएं या लक्षण, अब है बीमा के सिद्धांत। तो पहला है परम सद्विश्वास। तो बीमा एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है, जब क्षति होगी तो उसकी पूर्ति करने का बॉन्ड है बीमा। बीमा कराने वाले को, बीमा कंपनी को बीमे से संबंधित सभी तथ्यों की पूर्ण रूपेण सत्य रूप से जानकारी देना होती है। जब बीमा किया जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा आवश्यक है कि वो अपनी सारी सही जानकारी बीमा कंपनी को दे। बीमे से संबंधित किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं जाना चाहिए। बीमा परम सद्विश्वास पर आधारित है, क्योंकि जो बीमा कंपनी है वो अपने एजेंट्स को भेजकर बीमा करवाती है, तो एजेंट सारी जानकारियां बीमाधारी से लेकर आता है। तो बीमाधारी के लिए आवश्यक है कि वो अपनी सारी जानकारी सत्य बताए कंपनी को। यदि बीमाकर्ता ने किसी जानकारी को नहीं मांगा है, पर यदि वह बीमा वस्तु या व्यक्ति से संबंधित है तो उसे जानकारी में लाया जाना चाहिए। यदि कुछ बीमाकर्ता ने नहीं भी पूछा है, फिर भी यदि उससे संबंधित कोई जानकारी हो तो सही वो जानकारी बीमाकर्ता को देनी चाहिए। फिर बीमा कंपनी के ज्ञान में बीमा अनुबंध के पश्चात यदि कोई नकारात्मक या छिपाई गई जानकारी प्रकाश में आती है तो वो कंपनी अनुबंध को निरस्त कर देती है। यदि कोई छुपाई गई जानकारी या झूठ बताई गई जानकारी या सच सामने आता है तो बाद में ये पॉलिसी करने के बाद भी उससे पॉलिसी को अनुबंध को निरस्त कर दिया जा सकता है। फिर अगला है बीमा योग्य हित। बीमा तभी वैध माना जाता है जब बीमित व्यक्ति का वस्तु में हित हो, अर्थात जिस जीवन वस्तु या संपत्ति या बीमा कराया जाए उसकी हानि से उसकी आर्थिक हानि हो रही हो और उसकी सुरक्षा के लिए लाभदायक हो। यानी बीमा यदि किसी वस्तु का होता है, यदि किसी संपत्ति का होता है या किसी व्यक्ति का होता है, तो उसके क्षति होने के बाद यदि उसको आर्थिक हानि हो रही होगी तो ही उसका बीमा हो सकता है। यदि किसी की क्षति न हो रही हो तो उसका बीमा करना संभव नहीं है। यानी जब क्षति हो रही हो तो आर्थिक हानि होना जरूरी है, तो ही उस वस्तु या व्यक्ति का बीमा हो सकता है। फिर है क्षतिपूर्ति। जीवन बीमा अनुबंध के अतिरिक्त अन्य सभी बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। जीवन बीमा में किसी व्यक्ति का कितना मूल्य है इसका अनुमान रुपयों में नहीं लगाया जा सकता। अन्य बीमा अनुबंधों का उद्देश्य बीमित व्यक्ति को वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति देता है। कोई व्यक्ति बीमे को लाभ कमाने का साधन न बना ले, इसलिए वास्तविक क्षति या बीमा राशि दोनों में जो भी कम हो उसी का भुगतान बीमा क्षतिपूर्ति के माध्यम से करेगा। यानी या तो बीमा करते समय जितना रुपया तय हुआ हो वो, या फिर उस सामान की कितनी कीमत हो सकती है, ये आकलन करने के बाद दोनों में से जो कम होगा वो क्षतिपूर्ति के समय उतना आर्थिक दिया जाएगा बीमाधारी को। फिर है हानि को कम से कम करना। बीमाधारी का ये कर्तव्य है कि वह संपत्ति की क्षति से होने वाली हानि को कम से कम करने के लिए वे सभी प्रयत्न करें जो वह तब करता जब उस वस्तु का बीमा नहीं कराया गया होता। बीमाधारी हानि को रोकने के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, पर हानि को रोकने के लिए उसे अपने जीवन को खतरे में भी नहीं डालना चाहिए। यानी यदि हानि हो रही है तो वो हानि कम से कम हो। यदि बीमा नहीं होता तो हमारे सामान को किस प्रकार हम अच्छी से सहेज के रखते, वैसे ही बीमा होने पर भी क्षति कम हो, इस बात का ध्यान देना आवश्यक है। अगला है हानि का निकटतम कारण। बीमाकर्ता पर हानि का दायित्व तभी आता है जब उस हानि का निकटतम कारण वही जोखिम हो जिसका बीमा कराया गया हो। जिस जोखिम का बीमा कराया गया हो वही कारण होगा तो ही बीमा कंपनी के द्वारा राशि दी जाएगी। फिर अगला है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। जब बीमा कंपनी किसी क्षति से संबंधित दावे का भुगतान कर देती है
तो क्षतिग्रस्त संपत्ति से संबंधित सभी अधिकार बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो जाते हैं। यानी क्षतिग्रस्त संपत्ति के जो भी अधिकार है फिर वो बीमा कंपनी को मिल जाते हैं। फिर है अंशदान का सिद्धांत। यदि कोई व्यक्ति बीमित वस्तु का एक से अधिक कंपनी से बीमा करवा लेता है तो क्षति होने पर सभी कंपनियां क्षतिपूर्ति की राशि उचित अनुपात में वहन करेगी। किसी भी स्थिति में भुगतान की राशि कुल हानि से अधिक नहीं होनी चाहिए। पर अंशदान का सिद्धांत जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु से होने वाली हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः जीवन बीमा में निश्चित बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। यदि किसी वस्तु का या सामग्री का कोई व्यक्ति 2-3 जगह से बीमा करवा लेता है और यदि कोई क्षति होती है तो दोनों तीनों बीमा कंपनियां ये ध्यान रखेंगी कि जो भी उनको क्षतिपूर्ति का रुपया दिया जाए वो उस वस्तु की कीमत से अधिक ना हो, तो वो अपना अपना अंश बांट लेती हैं और फिर भुगतान करती हैं। लेकिन ये जो है अंश ये व्यक्ति के जीवन से संबंधित नहीं होगा। यदि 2-3 कंपनी से किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का बीमा कराया होगा तो उन दोनों तीनों कंपनियों को उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद वो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की का मूल्य नहीं नापा जा सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।